मेरा नाम ज़ोया है। मेरी उम्र 18 बरस है। हम 2 बहन भाई हैं। मेरा भाई स्कूल में ज़ेरे तालीम था और मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। मेरे वजूद में नुमाया तब्दीलियां रोनुमा हो रही थीं। मेरा कद-काठ तेज़ी से निकल रहा था और जिस्मानी खदोखाल भी बदल रहे थे। खैर, कॉलेज के इब्तिदाई 2 हफ्ते तो मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब और नया महसूस हुआ। फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ मामूल पर आ गया। मैंने इन कैफियत का जिक्र किसी से नहीं किया, ना घर में और ना ही कॉलेज में किसी से इस मौजू पर बात की। मेरी दोस्ती क्लास की शोख और चंचल लड़कियों के साथ हो चुकी थी, लेकिन मैंने झिझक की वजह से उनको इस बारे में कुछ नहीं बताया। आखिरकार मैंने हिम्मत मुजतमा की और उनसे पूछ ही लिया कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। वो हंस पड़ी और कहने लगीं कि अरे नादान, ये तो हर लड़की के साथ होता है, ये एक फितरी अमल है। मैंने हैरानी से पूछा कि अच्छा, मगर ये क्यों होता है? वो कहने लगीं, तुम्हें वाकई नहीं मालूम? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि तुम ही बता दो। उसने समझाते हुए कहा कि अब तुम बुलूगत की उम्र को पहुंच गई हो। तुमने गौर किया होगा कि तुम्हारे खदोखालब पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि उनमें तब्दीली आ गई है। मैंने शर्माते हुए इकरार किया कि हाँ, ऐसा ही है। चूँकि मेरी उनसे दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी, लिहाजा अब हम एक दूसरे से अपनी निजी ज़िंदगी की बातें भी बिला झिझक शेयर करने लगे थे। एक दिन कॉलेज में मेरी सहेली सना ने मुझसे कहा कि क्या तुमने कभी रोमानवी फ़िल्में देखी हैं? मैंने इनकार किया और कहा कि मुझे इनके बारे में कुछ इल्म नहीं है। वो कहने लगी कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मैंने भी हामी भर ली। शाम को वो मेरे घर आई। उसने मेरी वालिदा से कहा कि आंटी, मुझे ज़ोया के साथ कॉलेज का कुछ ज़रूरी असाइनमेंट मुकम्मल करना है। तो मेरी अम्मी ने उसे मेरे कमरे में भेज दिया। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कहने लगी, आ जाओ, तुम्हें फ़िल्म दिखाऊं। मैं उसके पास बैठ गई। उसने मोबाइल पर एक ऐसी फ़िल्म चलाई जो मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। फ़िल्म चली तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसमें कुछ गैर अखलाकी मनाजिर थे। मैंने उसे मना किया कि ये तुम क्या दिखा रही हो? तो वो कहने लगी, अरे देखो तो सही, बहुत दिलचस्प है। ठीक 10 मिनट बाद मुझे भी उसमें एक अजीब सी कशिश महसूस होने लगी। फिर उसने मुझे इन चीज़ों के बारे में मज़ीद बताया। अब मुझे ऐसी वीडियोज़ देखने की आदत सी हो गई थी और मेरे दिल में भी अजीबो गरीब ख्वाहिशात जन्म लेने लगीं। सना की मंगनी हो चुकी थी तो वो अपने होने वाले शरीके हयात के बारे में बातें करती थी, लेकिन मेरा ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसलिए मैं तन्हाई में खुद को ख्यालात की दुनिया में गुम करके बहलाने लगी और दिल में ये ख्वाहिश मचलने लगी कि हकीकत में ये ज़िंदगी कैसी होती होगी। आखिरकार कॉलेज का पहला साल गुजर गया। हमें मौसम सरमा की छुट्टियां हो गईं। मैं घर पर फारिग थी तो मैंने इरादा किया कि अपने मामू के घर कुछ दिन गुजारा हूँ। मैंने अम्मी जान से इजाज़त ली और अपने मामू के घर के लिए रवाना हो गई। मेरे मामू पेशे के एतबार से डॉक्टर थे। उनके 3 बेटे थे। तीनों ही उम्र में मुझसे बड़े थे। मैं जब मामू के घर पहुंची तो मेरी बहुत आवभगत और मेहमान नवाजी हुई। ममानी जान मेरे साथ रात गए तक बातें करती रहीं। अगले रोज़ मैं ममानी के साथ बाजार गई। हमने घर का सारा ज़रूरी सामान खरीदा और शाम को मैं वापस आ गई। मैं बहुत थक चुकी थी। शाम को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। रात की तकरीबन 12 बजे मुझे दोबारा वही फिल्म देखने की तलब हुई, तो मैंने चुपके से अपना फ़ोन निकाला और वीडियो देखना शुरू कर दी। मेरे मामू का बेटा फ़हद अभी जाग रहा था। उसने खिड़की से मुझे देख लिया तो उसने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं ये सुनकर इंतहाई परेशान हो गई और फ़हद से मिन्नत समाजत करते हुए कहा कि प्लीज़ तुमने जो देखा है इसका जिक्र किसी से मत करना। फ़हद ने मुझसे कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन इस राज के बदले मुझे भी कुछ चाहिए। मैंने घबराहट में कहा, तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना, प्लीज़ किसी को बताना मत। फ़हद अपने कमरे में चला गया और मैं सो गई। सुबह मैं खौफ के आलम में उठी। मुझे शक था कि फ़हद घर वालों को बता देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरा भरम रख लिया। अगले रोज़ मामू और ममानी जान को अपने किसी ख़ानदानी दोस्त की शादी पर जाना था। वो शाम को 8 बजे घर से चले गए। उन्होंने कहा कि हमें लौटने में सुबह हो सकती है। मामू का सबसे छोटा बेटा भी शादी पर उनके साथ ही गया। घर पर बस फ़हद, साद, मंजला भाई और मैं थे। हम तीनों कज़न्स लूडो खेलने लग गए। तकरीबन 1 घंटा हमने लूडो खेली। उसके बाद साद सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। मुझे प्यास लग रही थी तो मैं उठी और किचन में पानी लेने के लिए गई। मैं किचन में पहुंची ही थी कि पीछे से फ़हद दबे पांव आया और मेरे इंतहाई करीब आ गया। मैंने घबराकर कहा, फ़हद, ये कैसी हरकत है? उसने मेरे करीब होते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था कि जो चाहो मांग लो। मैं उसका इरादा समझ गई। मैंने कहा, फ़हद, ये हरगिज़ नहीं हो सकता, बाज आ जाओ। लेकिन फ़हद मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं था। अब फ़हद साफ तौर पर अपनी हदें पार करने की कोशिश कर रहा था। फ़हद की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे खौफजदा भी कर रही थी और मेरे अंदर एक अनजानी सी सनसनी भी पैदा कर रही थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और धीमी आवाज़ में बोला, ज़ोया, उस दिन जो तुम देख रही थी, क्या वो सिर्फ तजस्सुस था या तुम्हारे दिल में भी वो सब करने की तमन्ना है? मेरी ज़बान जैसे गुंग हो गई थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर किचन की दीवार और फ़हद के मजबूत हिसार के दरमियान मैं महसूर होकर रह गई थी। उसने मेरे चेहरे के करीब झुककर मेरी आंखों में झांका।
उसके सांसों की गरमाइश मेरे गालों पर महसूस हो रही थी, जिससे मेरी धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। फहद ने मेरे बालों की एक लट को उंगलियों से छेड़ते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो ज़ोया, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर भी एक तूफान छुपा है। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, फहद, कोई आ जाएगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। मगर मेरे अल्फाज में वो सख्ती नहीं थी जो होनी चाहिए थी। शायद वो फिल्में देखने का असर था या मेरी जवानी की उमंगें। मैं खुद को एक अजीब से सहर में जकड़ा हुआ महसूस कर रही थी। फहद ने मेरी कमर के गिर्द हाथ फैलाते हुए मुझे अपनी जानिब खींचा। उस कुर्बत ने मेरे पूरे जिस्म में बिजली सी दौड़ा दी। उसने बहुत प्यार से मेरे माथे पर बोसा दिया और फिर आहिस्ता से मेरे कान में सरगोशी की। घबराओ मत, यहाँ कोई नहीं आएगा, बस थोड़ी देर मेरे पास ठहरो। मेरा दिल इतने जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। फहद का हाथ अब मेरे शाने से फिसलता हुआ नीचे की जानिब बढ़ रहा था, जिससे मेरे वजूद में हरारत की एक लहर दौड़ गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को उसके हवाले कर दिया। फहद ने मेरी ठोड़ी को ऊपर उठाया और बहुत ही प्यार और शिद्दत से मेरे लबों को चूम लिया। ये मेरा पहला तजुर्बा था, एक ऐसा लम्स जो मुझे एक नई दुनिया में ले गया। किचन की हल्की रोशनी में हमारा साया एक दूसरे में जम हो रहा था। उसके लम्स में एक ऐसी हिद्दत थी जो मेरे ज़ब्त के बंधन तोड़ रही थी। वो लम्हा जैसे थम सा गया था, जहाँ सिर्फ मैं थी, फहद था और हमारे दरमियान बढ़ती हुई बेनाम सी गुर्बत। फहद का लम्स मेरी तमाम हिचकिचाहट को पिघला रहा था। उसने जब मुझे अपनी बाहों में भींचा तो मुझे अपने वजूद की गर्मी उसके जिस्म में मुंतकिल होती महसूस हुई। उसके हाथ अब मेरे कंधों से सरकते हुए मेरी कमर की ढलानों को छूने लगे थे, जिससे मेरे पूरे बदन में एक छुरछुरी सी दौड़ गई। मैंने महसूस किया कि मेरा सांस फूलने लगा है और मेरा दिल किसी बेकाबू परिंदे की तरह तड़प रहा है। उसने मेरे गले पर अपने गर्म लब रखे तो मेरी सिसकियां किचन की खामोशी में दब कर रह गईं। ज़ोया, तुम कितनी नाजुक हो, उसने मखमूर आवाज़ में कहा। उसके हाथों की हरकत अब मज़ीद बेबाक हो रही थी। वो मेरी कमीज़ के ऊपर से ही मेरे बदन के उभारों को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। उसकी उंगलियों का दबाव मुझे एक ऐसी हसरत से हमकिनार कर रहा था जिसका तजुर्बा मैंने सिर्फ मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर देखा था। मगर आज वो तपिश मेरे अपने बदन का हिस्सा बन रही थी। मैंने अपने हाथ फहद के शानों पर जमा दिए, कभी उसे खुद से दूर करने के लिए और कभी उसे मज़ीद करीब खींचने के लिए। उसने मेरी गर्दन के पीछे से हाथ गुजार कर मुझे मज़ीद अपनी जानिब झुकाया और दोबारा मेरे लबों का रस चूसने लगा। उसके बोसों में अब एक अजीब सी भूख और तड़प शामिल हो चुकी थी। उसने अपना एक हाथ मेरी कमीज के दामन से अंदर दाखिल किया और जब उसके खुरदुरे मगर गर्म हाथ ने मेरे पेट की नरम खाल को छुआ तो मेरी आंखें फरते जज्बात से मुंड गईं। फहद अब रुकने वाला नहीं था। उसने मुझे सहारा देकर किचन के काउंटर पर बिठा दिया, जहां मेरी टांगें अब उसकी कमर के गिर्द खुद ब खुद लिपट गई थीं। हमारी सांसें एक दूसरे में उलझ रही थीं और किचन का दर्जा हरारत जैसे कई गुना बढ़ चुका था। वो मेरे लिबास के बटनों के साथ खेलने लगा और हर खुलते हुए बटन के साथ मेरी धड़कन एक नई बुलंदी को छू रही थी। मैं जानती थी कि यह गलत है, मगर इस लम्हे की मिठास ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। फहद के हाथ अब तेजी से अपना काम कर रहे थे। जैसे ही मेरी कमीज के ऊपर के बटन खुले, ठंडी हवा मेरे बदन को छुई, मगर फहद की नजरों की तपिश उससे कहीं ज्यादा गर्म थी। उसने अपना चेहरा मेरे सीने के करीब झुकाया और मेरी गर्दन के नीचे हंसली की हड्डी पर अपने लब रख दिए। उसके इस लम्स ने मेरे पूरे वजूद में एक आग सी लगा दी थी। मैंने बेख्तियार उसके बालों में अपनी उंगलियां पेवस्त कर दी और अपनी कमर को थोड़ा और ऊपर की जानिब लचकाया। उसका हाथ अब मेरी कमीज के अंदर मेरी कमर से होता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ा और जब उसने मेरी ब्रा के हुक को छुआ तो मैंने एक गहरा सांस लिया। फहद ने बड़ी महारत से उसे खोल दिया और मेरा जिस्म कैद से आज़ाद होते ही एक अजीब से सुकून और सनसनी की लपेट में आ गया। फहद ने जब पहली बार मेरे जिस्म के उन नाजुक हिस्सों को छुआ जिन्हें मैंने हमेशा छुपाकर रखा था, तो मेरी ज़बान से एक बेसाख्ता आह निकल गई। उसकी उंगलियां मेरे बदन के उन नर्म उभारों पर रक्स कर रही थीं और वो बार बार उन्हें अपनी गिरफ्त में लेकर मुझे दीवाना बना रहा था। फहद ने मेरी कमीज़ को कंधों से नीचे सरका दिया और अब मैं उसके सामने नीम बरहना हालत में काउंटर पर बैठी थी। उसने कुछ पल रुककर मुझे ऐसे देखा जैसे वो मेरी खूबसूरती को अपनी आंखों में उतार लेना चाहता हो। फिर वो दोबारा मुझ पर झुका और इस बार उसके बोसे पहले से कहीं ज़्यादा गहरे और जुनूनी थे। उसकी ज़बान मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को छूते हुए मुझे एक ऐसी लज़्ज़त दे रही थी जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरा हाथ भी अब खुद ब खुद फहद की शर्ट के बटन खोलने लगा था।
मैं उसके मजबूत सीने की गर्मी को अपने हाथों से महसूस करना चाहती थी। जैसे ही मैंने उसकी शर्ट हटाई और मेरा बरहना बदन उसके तपते हुए जिस्म से मिस हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे कायनात की हर चीज़ मिट गई हो और सिर्फ हम दोनों ही बाकी बचे हों। फहद ने मुझे थामकर काउंटर से नीचे उतारा और मुझे दीवार के साथ लगाते हुए मेरे पूरे वजूद को अपने हिसार में ले लिया। फहद का जोश व खरोश अब दीदनी था। उसकी सांसों की तपिश मेरे चेहरे और गर्दन पर किसी दहकते हुए अंगारे की तरह महसूस हो रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर धीरे से दबाया और मुझे किचन से मुल्हका छोटे कमरे की तरफ ले जाने लगा, जहां अंधेरा अपनी चादर ताने हुए था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। खौफ और लज्जत की एक अजीब सी जंग मेरे अंदर जारी थी, मगर मेरा बदन फहद की कुर्बत का इस कदर आदी हो चुका था कि कदम खुद ब खुद उसके पीछे उठ रहे थे। कमरे में दाखिल होते ही उसने मुझे नर्म बिस्तर पर लिटा दिया और खुद मेरे ऊपर झुक गया। उसके हाथ अब मेरे लिबास की आखिरी हदों को छू रहे थे। उसने बड़ी नज़ाकत से मेरी शलवार के तस्मे को ढीला किया और जब उसका हाथ मेरी रान की नर्म रंगत से टकराया तो मेरे पूरे जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लीं, मगर लम्स का एहसास इतना शदीद था कि हर पोर लज्जत से पुकार उठ रही थी। फहद ने मेरे कान के लो को अपने दांतों से हल्का सा दबाया और सरगोशी की। ज़ोया, आज से तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और का ख्याल भी दिल में ना लाना। मेरा नाम गुलनाज है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरा कद दरमियाना है और मैं काफ़ी पुरकश हूँ। मैं अपने ख़ानदान की सबसे हसीन लड़की थी। मेरा एक भाई है जिसकी उम्र 18 साल है। मेरा भाई मुझसे 1 साल बड़ा था, पर उसका मुझ पर काफ़ी रोब होता था। वो मुझ पर बहुत पाबंदियाँ लगाता था और ये भी कहता था कि ये पाबंदियाँ आजकल के ज़माने में बिल्कुल ठीक हैं और इसमें मेरी ही भलाई है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा भाई खुद दूध का धला बिल्कुल नहीं है। वो वापस घर आता था, मेरे पूछने पर मुझे कहता था कि काम है, बस काम, कुछ समझ ना सकी। मैं उसकी बहुत जासूसी करती थी। रात को उसके रूम से अजीब आवाज़ें आती थीं, लेकिन मैं किसी से भी नहीं करती थी। बस मुझे ये बात का दुख होता था कि मेरा भाई वही काम कर रहा है जिससे मुझे मना करता है। मैं जिस कॉलेज में थी वो शहर का सबसे अच्छा कॉलेज था और मेरी हर तरह की दोस्त थी। एक दोस्त मुझसे पूछती थी कि मेरे पास कोई मोबाइल क्यों नहीं है, पर मैं आगे से चुप हो जाती थी। इसका नाम सोनिया था। वो काफ़ी मॉडर्न थी। मेरा भाई मुझे कॉलेज से वापस लेने जब भी जाता था तो सोनिया मेरे भाई को देखती थी और अगले दिन मुझसे मेरे भाई की तारीफ करती थी कि तुम्हारा भाई काफ़ी हैंडसम है। मैं भी रश करती थी। अब रोज़ का मामूल बन गया था। वो जब भी मेरे भाई को देखती तो उसकी आंखें खुली रह जाती थीं। एक दफ़ा मेरी एक बुक उसके बैग में चली गई थी। इसके बाद वो मेरे घर आ गई और उस वक्त मेरा भाई घर पर था। मैंने उसकी नज़रों को देखा जो कि मेरे भाई पर थीं। मैं जानती थी, लेकिन मेरा भाई पहले से ही किसी लड़की के साथ था तो मैंने उसे हल्के में ले लिया। अगले दिन सोनिया फिर से मेरे घर आ गई। इस बार उसकी ड्रेसिंग इतनी अजीब थी कि मेरा भाई दिलचस्पी से उसे जाने का मतलब जो हो रहा था और वो इस वजह से खुश हो रही थी। मैंने इससे आने की वजह ना पूछी, लेकिन जब वो चली गई तो मैंने अपने भाई की क्लास ले ली कि वो सोनिया को इतनी गौर से क्यों देख रहा था। मेरा भाई कहने लगा, कैसी, कोई बात नहीं है। कुछ दिन बाद ये सोनिया दोबारा। मैं अपने रूम में थी जब मेरा भाई अपने फ़ोन से उसे कुछ लिखवा रहा था। मैं जान ना सकी कि वो दोनों अपने नंबर एक दूसरे को दे रहे हैं और मैं नीचे पहुंची तो भाई वापस चला गया, जबकि सोनिया और मैं मिलकर पढ़ने लगी। इसका मेरे भाई के साथ चक्कर शुरू हो गया था, पर मुझे इस बात की खबर तक ना हुई। वो दोनों अब मैसेज में एक दूसरे से बात करने लगे। सोनिया मुझे यही बताती थी कि वो पढ़ाई में कमज़ोर है, इसलिए मुझसे मदद लेने मेरे घर आती है। पर एक दफ़ा मैं पानी के बहाने किचन में गई तो मैंने सोनिया को देखा जो कि वॉशरूम के लिए जा रही थी। मैं फ़ौरन वॉशरूम के पास जाकर खड़ी हो गई तो वहाँ वॉशरूम में अजीब आवाज़ निकल रही थी, लेकिन शावर के शोर से मेरी समझ में कुछ न आया। मैं स्टडी रूम में चली गई और उसके फ्री होने का इंतजार करने लगी। वो वॉशरूम में उस वक्त मेरे भाई के साथ मौजूद थी और मज़े कर रही थी। ये बात मुझे मालूम ना हुई, लेकिन वो बाहर निकलती तो वापस जाने की जिद करने लगी और कहने लगी कि उसका पेट खराब है। मैंने भी उसे नहीं रोका था। एक दफ़ा हम पढ़ कर रहे थे जब अचानक से बारिश होने लगी तो मेरे भाई ने तारों से कपड़े उतारने के लिए कहा। मेरे साथ सोनिया भी आने लगी, तैयार हो गया और छत पर आने लगा। मैंने नोट किया था कि
सोनिया मेरे भाई को तारों से कपड़े उतारकर पकड़ा रही थी। मेरा सारा ध्यान अपने काम पर था जब मेरे भाई ने सोनिया को मौका मिलते ही टच किया था और वो आगे से हंसने लगी थी। मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने सोनिया से कहा कि मेरा भाई रात को लड़कियों के साथ होता है और आधी रात को घर आता है, इसलिए अगर इसके जहन में मेरे भाई को लेकर कोई अजीब ख्याल है तो वो सोच कर देखे। पर वो कहाँ सुनने वाली थी, वो तो मेरे भाई को अपनी लत लगवा चुकी थी। मेरा भाई अब मुझे भी अजीब नज़रों से देखने लगा था। वो पहले मुझे कभी ऐसे नहीं देखता था, पर अचानक से उसकी नज़र बदल गई थी, जिसके पीछे मुझे सोनिया का हाथ लग रहा था। सोनिया की सालगिरह आई तो मेरे भाई ने उसे एक शर्ट गिफ्ट की थी। ये भी मुझे तब मालूम हुआ जब मैंने उसका रैपर देख लिया और चंद दिन बाद सोनिया वही शर्ट पहनकर घर आई। मेरा भाई उसे देखकर आंखें मारने लगा तो मैं मामला समझ गई थी। अब मेरी पूरी कोशिश होती थी कि किसी भी तरह से सोनिया को अपने भाई से दूर रखूं। मैंने सोनिया से कह दिया था कि वो मेरे घर ना आया करे, जिस पर वो रात को दिन में हुआ काम याद करती थी। तब मुझे पता चला था कि वो वॉशरूम इतना ज्यादा क्यों जाना चाहती थी और फिर अचानक से उसका पेट क्यों खराब हो जाता था। इसलिए खराब होता था क्योंकि उसका हमारा काम तो मुकम्मल हो जाता था जिसके लिए वो आती थी। मैंने इन दोनों को रेंगते हाथों पकड़ने का प्लान बनाया और इसके लिए सोनिया को दोबारा अपने घर आने के लिए कहा, लगाकर पढ़ाई के बहाने मैं उस पर नजर रख सकूं। और अब वो फिर से आने लगी। वो मेरे भाई का उस वक्त घर होता था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा भाई सोनिया से बाहर मिलता है तभी घर पर नहीं मिलता। एक दफा मैंने सोनिया से कहा कि वो मेरा इंतजार करे, मैं नहाने जा रही हूँ। इस वक्त मेरा भाई भी घर पर था, पर जैसे ही मैं नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली तो मेरा भाई सोनिया के साथ ताल्लुक बना रहा था। मुझे मेरे भाई पर बहुत गुस्सा आया था और इन दोनों को ऐसी हालत में देखकर शदीद सदमा हुआ था। मैंने अपने भाई से कहा कि ये क्या तरीका है मेरी दोस्त के साथ, तुम कब से ये सब कर रहे हो? पर मैं चुप रही। लेकिन अब तो हद हो गई है क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी शर्मिंदगी का असर नहीं। और सोनिया भी मुझे इस हालत में देख रही थी। वो मुझसे कहने लगी कि गुलनाज, तुम समझती नहीं हो, ये चीज़ सबके लिए बहुत मज़े की होती है, तुम भी करोगी तो तुम्हें भी मज़ा आएगा। मैंने इसकी इस बकवास पर उसे धत्कार कर थप्पड़ मारा। जब मेरे भाई ने मुझे देखा और कहने लगा कि सोनिया ने मुझे नहीं कहा था, बल्कि मैं खुद मौका देखकर इसके पास आया था और मैं चाहूँ तो वो मेरे साथ भी ऐसा कर सकती है। लेकिन मैंने अपने भाई को धमकी दी कि अब ये सब कुछ मैं अपनी अम्मी को बताऊंगी। पहले तो तुम ये सब बाहर करते थे, पर आज घर पर करके तुमने हद पार कर दी है। तुमने कहा वॉशरूम की हद तक। अब सोनिया अपनी इज्जत बचाने पर लगी तो उसे रोते देखकर मैंने उसे रोका नहीं। मेरा भाई मुझे कहने लगा कि तुम भी एक दफा मेरे साथ करके देखो, फिर तुम्हें भी मालूम हो जाएगा किस चीज में कितना सुकून है। पर मैंने उसकी एक ना सुनी और बाहर निकलने लगी जब सोनिया ने मुझे धक्का दे दिया और मैं फर्श पर जाकर गिर गई। मेरा भाई मुझे कहने लगा कि अब तो हम दोनों हैं, कोई नहीं देख रहा, एक दफा तो आजमा कर देखो। मैंने मजीद बात करने की काफी कोशिश की, पर कुछ देर बाद मुझे मजा आने लगा था। मैं अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। सोनिया भी मुझसे कहने लगी थी कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें भी सुकून मिलेगा, तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। मैं बहुत अजीब महसूस कर रही थी, पर यह सब मुझे सुकून भी दे रहा था, इसलिए उनकी तरह मैं भी काम करने लगी। कुछ देर बाद सोनिया ने मुझसे कहा कि अब मैं भी इस काम में शामिल हो चुकी हूँ, इसलिए किसी को भी ना बताऊं। पर मैंने इसकी बात पर अमल नहीं किया था और इससे ये भी कहा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। मैं अपने भाई को ऐसी लड़की के साथ कभी भी मिलने नहीं दे सकती जिसकी इतनी बुरी सोच हो। मैंने अपनी अम्मी को बता दिया था कि भाई सोनिया के साथ ये सब करते हैं, पहले छुपकर करते थे, पर एक दफा मैं नहाने के लिए गई थी जब पीछे से इन दोनों ने क्या और मैंने देख लिया। मेरी अम्मी को सोनिया पर गुस्सा आया था। मेरे भाई की उम्र अब इतनी ना थी, पर फिर भी अम्मी ने उसका रिश्ता तलाश करने का सोचा था। मैंने अम्मी को बता दिया था कि सब में सोनिया का कसूर था, इसलिए भाई को फंसाया था, लिहाजा इस बारे में वो भाई से बात ना करें। अम्मी ने मेरी बात मान ली और फिर कुछ ही दिनों में भाई का रिश्ता पक्का हो गया था। पहले उसकी पसंद की लड़की तलाश की थी जो कि काफी ज्यादा सादा थी, मेरे भाई की पसंद के मुताबिक भी नहीं थी, पर अब कोई और ऑप्शन ना था। मुझे अब भी वो दिन याद था जब सोनिया और भाई ने मेरे साथ काम किया था। मेरा दिल चाहता था कि सोनिया को बताऊं कि मैंने अभी अपनी भाभी का बंदोबस्त कर लिया है जो कि उससे भी प्यारी है, पर सोनिया का भी किसी जगह रिश्ता पक्का हो चुका था। मैंने भाई को बताया कि सोनिया ने आपको धोखा दिया है। मेरे भाई को मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। जब मैंने उसे सोनिया की मंगनी की तस्वीर दिखाई तो वो समझने लगा कि उसे धोखा दिया गया है। अब मैंने अपने भाई को कहा कि अपनी होने वाली बीवी पर फोकस करो, इस
सोनिया के चक्कर में अपनी बीवी को खो दोगे। मेरे भाई ने सोनिया को बुलाने की कोशिश की और कुछ अरसे बाद उसकी शादी हो गई थी। मैं इससे सिर्फ हल्की फुल्की बात नहीं करती थी। एक रात वो दोबारा मेरे रूम में आया तो मैं हैरान हुई जब उसने मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि उसने मेरे साथ सोनिया के कहने पर बहुत बुरा किया था। उसे अपनी बहन के साथ गुस्सा नहीं करना चाहिए था, पर वो बहन जैसा था इसलिए मैं उसको माफ़ कर दूं। मैंने उसे माफ़ कर दिया और आने वाली ज़िंदगी के लिए उसे अपने साथ रख लिया। अब हम दोनों फिर से हंसी खुशी रहने लगे। कुछ अरसे बाद मेरे भाई ने मेरी मर्जी से मेरा रिश्ता भी पक्का कर दिया था।